हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको इससे जस्ट पहले वाले मेथड में एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने की एक टेक्निक जिसका नाम नोडल एनालिसिस था, वहाँ पे उसके बारे में डिटेल बताया था और वहाँ पे मैंने ये एक प्रॉब्लम लेकर के नोडल एनालिसिस को एक्सप्लेन किया था। और मैंने वीडियो के लास्ट में ये भी बोला था कि इसी सेम प्रॉब्लम को हम लोग लूप एनालिसिस से कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। तो ये अगला वीडियो क्या है, लूप एनालिसिस। और प्रॉब्लम कौन सी है, सेम पुरानी वाली जो मैंने नोड एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन की थी। और वहां पे मैंने जो नोड एनालिसिस लगा करके 80 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी निकाली थी, 3/10 एम्पियर। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप नोड एनालिसिस वाला देख लीजिए। और इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें हमने आपको लूप एनालिसिस कैसे लगाया जाता है वो भी एक्सप्लेन किया है। तो कैसे हम एक क्वेश्चन को लूप एनालिसिस से और नोड एनालिसिस से लगा सकते हैं, अगर आप ये 2-3 वीडियोज मेरे देख लेते हैं तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स नोड एनालिसिस से रिलेटेड या लूप एनालिसिस से संबंधित क्लियर हो जाएंगे। आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैंने वही सेम प्रॉब्लम इससे पहले वाली वीडियो में उठाई है और इसको आप लेकिन अब सॉल्व किससे करेंगे, लूप एनालिसिस से। तो लूप एनालिसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लूप को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे जो लूप है या मेश क्या होता है, एक बंद परिपथ। बंद परिपथ मतलब क्लोज सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पे एक लूप हमारा ये है और एक लूप हमारा ये है, ठीक। ज्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे लूप एनालिसिस लगाया जाता है, क्योंकि इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, ठीक। तो यहाँ पे हम लूप, एक लूप ये मान लिया, एक लूप ये मान लिया, और हमने बताया था इसमें करंट क्या मान लेते हैं, I1, और इस लूप में करंट क्या मान लेते हैं, I2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, केवीएल इक्वेशन लिखेंगे किसमें, लूप 1 में, ठीक। तो ये पहला वाला लूप है और ये वाला हमारा क्या है, सेकंड वाला लूप है। पहले लूप में करंट क्या मान लिया, I1, और दूसरे लूप में करंट क्या मान लिया, I2। आप डायरेक्शन कोई मान सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहूंगा जो डायरेक्शन मानना हो कैसी माननी है, एक ही डायरेक्शन माननी है दोनों में। मतलब ये हमने माना है क्लॉकवाइज, इसमें भी हमने करंट की डायरेक्शन क्या माना है, क्लॉकवाइज। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मान सकते हैं, जैसा मन हो वैसा मान सकते हैं। लेकिन जितना आप स्टार्टिंग में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएंगे उतना ही आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही डायरेक्शन मान के चलें, जिससे कि आपका जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाए। अब लूप एनालिसिस कैसे लगाते हैं, हम इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, इस लूप में इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और इसी पॉइंट पे आकर के फिनिश करते हैं। तो इस पॉइंट पे चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, रेजिस्टेंस। तो मैंने आपको लूप एनालिसिस जब बताया था तो वहां बताया था, अगर रेजिस्टेंस में करंट इधर की तरफ जा रही है और हम चल इधर की तरफ रहे करंट की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है, IR, क्लियर। तो यहाँ पे करंट ऐसे जा रही है, हम उधर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने चलना किधर स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, माइनस में आएगा। वोल्टेज हमें निकालना है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होता है, I × R, लेकिन माइनस या प्लस। तो माइनस प्लस के लिए हमने आपको क्या बताया है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस, अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, तो क्या आएगा, -20 I1, क्लियर। अब यहाँ पे क्या, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो जिधर जाते हैं वो वाला साइन हम रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 32, क्लियर। ये वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज हमने लिख लिया, कैसे, 20I V = IR, ओम का नियम लगा करके। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है भाई, 80 है, और हम जा किधर रहे हैं, नीचे की तरफ। अब इसमें करंट देखो कैसे जा रही है, एक करंट I1 नीचे की तरफ आ रही है और एक करंट I2 क्या है, ऊपर की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे टोटल करंट हम क्या लिख सकते हैं, I1 - I2। भाई एक करंट नीचे की तरफ आ रही है और एक करंट ऊपर की तरफ जा रही है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, जिस लूप में लगा रहे हैं उस लूप की करंट को हम लोग बड़ा मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, I1 - I2, ठीक। तो यहाँ पे माइनस का 80 I1 - I2 = 0। ये हमारी लूप 1 में केवीएल इक्वेशन लिख गई है, ठीक। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस का 20 I1 प्लस का 32 माइनस का 80 I1 प्लस का 80 I2 = 0। तो माइनस का 80 माइनस का 20 क्या आ जाएगा, माइनस का 100 I1 प्लस का 80 I2
प्लस का 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 25i1, और ये कितना आ जाएगा, अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 20i2, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख ले, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, पहली इक्वेशन। ठीक, अब लूप 2 में लगाएंगे क्या, केवीएल लूप 2 में। तो लूप 2 में लगाने के लिए हमने क्या बताया था, लूप 2 की करंट को हम बड़ा मानेंगे। ठीक, जिस लूप में लगा रहे हैं उस लूप की करंट को हम क्या मानेंगे, बड़ा। तो यहाँ पे करंट एक I2 ऊपर की तरफ जा रही है और I1 क्या है, नीचे की तरफ आ रही है। अब भाई इसमें जब लूप 2 में लगा रहे हैं तो यहाँ पे क्या करंट आएगी, I2 माइनस I1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 80 I2 माइनस I1। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 40, और उसमें करंट कितनी है I2। भाई करंट कौन सी है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रही है ना, सिर्फ इस वाली ब्रांच में जो दोनों में कॉमन है उसमें I1 और I2 दोनों फ्लो कर रही है। और वहां पे याद कर रखना है, अगर इस लूप में लगा रहे हैं तो जब ये वाला वोल्टेज लिखेंगे इसके अक्रॉस तो I1 माइनस I2 लिखेंगे, और जब इस लूप में लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे I2 माइनस I1 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीज है। देखो ये चीज यहाँ पे गलती हो जाती है, तो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ I2 माइनस I1 है और जब इसमें लिख रहे थे तो I1 माइनस I2, बाकी के कॉन्सेप्ट सेम। माइनस का 40 I2 और प्लस से माइनस की तरफ आए तो प्लस से माइनस का आएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 20 इक्वल टू 0। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस का 80 I2 और माइनस का 40 I2 कितना हो जाएगा 120 I2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 80 I1 माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो ये 20 से डिवाइड हो रहा है, तो 20 जब डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 I2 और प्लस का 4 I1 और माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, इसमें और इसमें दोनों में हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन टर्म्स ढूंढना पड़ेगा जिससे कि ये कैंसिल आउट हो पाए। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर ये 4I1 है और ये 25I1 है तो हम इन दोनों क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को हम क्या कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस वाली इक्वेशन को क्या कर सकते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 100 और 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो I2 बचेगा। ठीक, सॉल्व करने के सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, आप अपना तरीका अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको जल्दी सॉल्व करके लिख देता हूँ। तो अब पहली वाली इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा सेम पहली वाली इक्वेशन आ जाएगी, माइनस का 100 I1 प्लस का 80 I2 प्लस का 32 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई पहली वाली 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब दूसरी इक्वेशन जो है 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 चौको 100। तो ये I1 वाला इसी के नीचे लिख लेते हैं जिससे कि हमें इसको सॉल्व करने में आसानी हो, और 25 छक्का 150, तो I2 के नीचे लिख लेते हैं 150 I2, और माइनस का करेंगे तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक, अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा, 80 और माइनस 150 कितना बचेगा, माइनस का 70 I2। ठीक, और 32 में माइनस 25 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/70। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10 एम्पियर। क्लियर, तो आपका यहाँ पे I1 आ गया। अब क्या करेंगे, इस I1 को हम लोग कहाँ रख देंगे, इस I1 को रख देंगे इस वाली इक्वेशन में या फिर दूसरी वाली इक्वेशन में, जिससे हमें क्या निकल आएगा, सॉरी इस I2 को हम लोग कहाँ रख देंगे, इस I2 को हम लोग या तो पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे या फिर सेकंड वाली इक्वेशन में लिख देंगे, जिससे कि हमारा I1 वहां पे निकल आएगा। तो हम लोग इसको रख देते हैं पहली वाली इक्वेशन है, तो पहली वाली इक्वेशन क्या, माइनस का 25 I1 प्लस का 20 और मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू कितनी है 1/10 प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो माइनस का 25 I1 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 और 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I1 की वैल्यू आ जाएगी 10/25, कितना आ जाएगा
इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2/5 एम्पियर। क्लियर? I1 I2 निकल आया। और शायद अगर आप इससे पहले वाला न्यूमेरिकल देखेंगे जो मैंने नोड एनालिसिस में करके बताया था, यही सेम न्यूमेरिकल नोड एनालिसिस से, तो वहां पे I1 और I2 की वैल्यू यही सेम आ रही थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है। ठीक, अब हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या पूछा है आपसे कि 80 ओम के रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो करेगी। तो भाई 80 ओम के रेजिस्टेंस में करंट कितनी है? I1 माइनस I2। या कुछ लोग कहेंगे सर आपने जब दूसरे लूप में लगाया था तो I2 माइनस I1 माना था, अब इसमें से कौन सा सही है? तो भाई देख लेते हैं। भाई इस लूप में जब हमने लगाया तो क्या लिखा था? I1 माइनस I2। इस लूप में जब लिखा तो क्या लिखा था? I2 माइनस I1। अब हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या है इसके पीछे की कहानी। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो I1 माइनस I2, तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। और I2 कितना है? माइनस का 1/10। आंसर कितना आ गया? 10 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 5 दूना 10, 4 हो जाएगा, माइनस का 1, कितना आंसर आ गया? 3/10। क्लियर? समझ में आ गया? प्लस में अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कितना आएगा? I2 माइनस I1, माइनस का 1/10, माइनस का 2/5, एलसीएम कितना आएगा? 10, तो 1 और -4, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 3/10। अब भाई ये क्या है? इन दोनों में कौन सा सही है? 3/10 वाला सही है कि माइनस का 3/10 वाला आंसर सही है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूंगा, आप इस चीज को समझो क्या है। देखो, जब हम I1 माइनस I2 लिख रहे हैं तो करंट की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस। तो I1 माइनस I2 में जो रिजल्टेंट करंट है नीचे की तरफ आ रही है, और जब हम I2 माइनस I1 लिख रहे हैं तो I2 को हम क्या मान रहे थे? बड़ा, और वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब I2 माइनस I1 क्या जा रही है? ऊपर। तो ये दोनों चीज सही है। देखो, हम आपसे कहें कि 3/10 एम्पियर की करंट नीचे की तरफ आ रही है, या फिर इसी को दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि माइनस का 3/10 एम्पियर करंट ऊपर की तरफ जा रही है। तो बात तो भाई एक ही है ना। ये जो करंट है ये कब निकली? I1 माइनस I2 से, और ये जो करंट है वो कब निकली है? I2 माइनस I1 से। ठीक है, तो दोनों आंसर सही हैं। तो एक्चुअल इसका फाइनल आंसर क्या है कि भाई 3/10 एम्पियर की करंट 80 ओम के क्रॉस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, या फिर इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं माइनस का 3/10 एम्पियर की करंट बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। आपके जब एग्जाम में आ जाता है तो वहां पे डायरेक्शन कभी कभार पूछ लेता है, वहां पे 2 ऑप्शन बना देता है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपका न्यूमेरिकल कभी भी गलत नहीं होगा, कभी भी आप गलत ऑप्शन सिलेक्ट करके नहीं आएंगे। तो ये मेथड आपको समझ में आ गया। लूप एनालिसिस, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने पहले बना रखा है, तो आप ये जितने भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, तो आपको लूप एनालिसिस, नोड एनालिसिस, केवीएल, केसीएल ये कैसे लगाया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए ये सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब मेथड क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा डाउट आपका क्लियर होगा, उतना अच्छी पकड़ आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।